ना। तो फैमिली वीजा भी ऐसे लोगों को वहाँ पे नहीं मिलता है अगर लेबर लिखा हुआ इकामा में। तो इकामा उनके इकामा में ना जो प्रोफेशन था वो लेबर ही था, मतलब बहुत छोटा मोटा वो सपोर्ट का काम। तो ऐसे धक्के खाते रहे, काम नहीं मिला, कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा था, और उनकी सैलरी इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को रखना वहाँ अफोर्ड कर सके। तो मतलब आसपास जो लोग होते हैं वो फिर मेरे पेरेंट्स से पूछने लगे क्या हुआ, आपकी बेटी अभी तक ससुराल नहीं गई, हस्बैंड आया नहीं इसको लेने, जैसी चीज़ थी। बट मैंने अपनी जिद से शादी की थी, तो इसलिए मैं लोगों का सुनती भी थी, लोग सुनाते थे तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम दिया। जब हस्बैंड की शादी मेरे साथ हुई थी ना, तो मैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, एटलीस्ट मैं ग्रेजुएट थी। हस्बैंड का 2 पेपर करने का सोचा। जितना ज़्यादा आप करोगे ना उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा पोजीशन अपग्रेड होगा, उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। तो वहाँ अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ना मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन एकदम कॉमन है जो आता ही आता है मुझे, अब वो है कि आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं, वो दुबई कैसे मूव हुए इंडिया से, उन्हें दुबई में जॉब कैसे मिला। तो आप लोग ये क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो बनाकर पूरा बताते हैं आप लोगों को। तो जो लोग बाहर मूव होने की भी कोशिश कर रहे हैं तो शायद थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि जो सफ़र था ना हमारा, मतलब हस्बैंड का वहाँ से इंडिया से मूव होने का, पहले तो सऊदी गए थे हम लोग, तो पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी मतलब कितना स्ट्रगल किया है हम हस्बैंड ने, मतलब इस जॉब यहाँ तक आने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं शुरू। और मैं ना आपको थोड़ा हस्बैंड के चाइल्डहुड पे लेके जाऊंगी, तो आप लोगों को क्लियर आइडिया होगा कि कितना स्ट्रगल किया है हस्बैंड ने, किस तरह से एक छोटे से गांव से निकल कर वो यहाँ तक आए और अपने लाइफ को अपग्रेड किया, जो कि एकदम नामुमकिन सी बात है। बट कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, अगर चाहा तो कुछ करने की तो मतलब राह मिल ही जाती है। वो कारकला कर्नाटका से है। कारकला एक छोटा सा गांव है कर्नाटका में, मैंगलोर में। जो व्लॉग मैंने आपको दिखाया ससुराल का व्लॉग, तब वो जो घर आप देखते हो ना वहाँ पे, वो घर नहीं था पहले। घर हस्बैंड ने शादी के बाद बनाया था। तो पहले हस्बैंड मामा मामी नानी के घर में रहते थे, मामा मामी नानी सब साथ में, और नानी और मामा मामी ने ही दोनों भाइयों की परवरिश की, मतलब मेरे हस्बैंड की और उनके छोटे भाई की, यानी मेरे ब्रदर इन लॉ की। क्योंकि ना बहुत छोटे, जब वो बहुत छोटे थे उस टाइम में उनके पापा का डेथ हो गया था। तो और उनके पापा ने ना कोई भी मतलब बैंक बैलेंस या कोई भी सेविंग्स, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे, मतलब जीरो, कुछ भी नहीं था। तो सारी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर आ गई। तो मम्मी को दोनों बच्चों को पालना था, तो मम्मी ना जॉब किया करती थी और दोनों भाई नानी के, मामा मामी के पास ही नानी के घर में रहते थे। तो इस तरह से कुछ साल चला, और उसके बाद हस्बैंड ने ना अपनी 10th वहाँ गाँव में रहते हुए अपना 10th कंप्लीट किया। और उसके बाद जब 10th हो गया ना, तो मम्मी को लगा बच्चों को लेकर मुंबई मूव होते हैं, तो दोनों बेटों को लेकर मुंबई मूव हो गए। और एक मौसी रहती थी मुंबई में, उनके घर पे वो रहते थे। तो जब हस्बैंड मुंबई में आए तो एक बड़ा शहर था, मतलब एक छोटे से गांव से निकलकर थोड़ा सा उनको अजीब, मतलब होता है ना, एक बहुत छोटा मोटा गांव है और मुंबई एक बड़ा सा शहर है, वहाँ पे सिस्टम अलग है, भाषा अलग है, लोग अलग है, सब कुछ अलग था, कल्चर अलग था। तो थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, बट हो गए। फिर 11th किया उन्होंने, वहाँ 12th किया। 12th के बाद हस्बैंड को लगा कि घर को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब या कुछ भी। क्योंकि अब इस वक्त मम्मी जॉब भी नहीं करती थी, अब घर की जिम्मेदारी हस्बैंड के ऊपर थी, भाई को देखना था, मम्मी को देखना था। तो हस्बैंड ने सोचा कुछ कोर्स कर लेता हूँ। तो उन्होंने ना हार्डवेयर नेटवर्किंग का कुछ कोर्स कर लिया, मतलब जहाँ पे सिखाया जाता है कि लैपटॉप कंप्यूटर, ख़राब लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है ना, उसे कैसे रिपेयर करते, उस कोर्स में यही सिखाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई कोर्स नहीं था, छोटा मोटा सा कोर्स था, बट हस्बैंड ने ये कर लिया 12th होने के बाद। और उसके बाद ना उन्हें लगा कोर्स हो गया है तो जॉब के लिए अप्लाई करते, देखते कोई जॉब मिल जाएगा। तो लकीली उनको एक जॉब मिल गया, बट अब उनको आगे की पढ़ाई भी करनी थी। बट पढ़ाई और जॉब दोनों साथ साथ नहीं हो सकता था, फुल टाइम जॉब अगर करना है तो उन्होंने क्या किया ना, इवनिंग कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, ताकि वो सुबह से शाम तक जॉब कर सके और फिर शाम को कॉलेज अटेंड कर सके। बट जब जॉब स्टार्ट हो गया तो बहुत मुश्किल हो रहा था दोनों चीज़ को बैलेंस करना, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ना वो अटेंड नहीं कर पाते थे, कॉलेज लेट हो जाता था, तो बहुत मुश्किल होती थी उनको। तो उन्होंने कॉलेज वो छोड़ दिया और फिर वो डिस्टेंस से करने लगे, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का शौक था, पढ़ाई का क्रेज़ था, कुछ करना था लाइफ में। तो उन्होंने फिर डिस्टेंस से स्टार्ट किया पढ़ाई अपना, और बीएससी आईटी कर, आप लोग पूछते हो ना हस्बैंड क्या पढ़ाई किया उन्होंने, तो उन्होंने बीएससी आईटी किया है। तो वो डिस्टेंस से करने लगे। उसके बाद यहाँ पे जॉब भी कर रहे थे, बट जॉब करके ना इतनी सैलरी अच्छी नहीं थी कि मतलब घर की पूरी नीड पूरी हो सके, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे भी। मतलब घर का खर्च वगैरह अच्छे से नहीं निकल रहा था, तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। मतलब अब हस्बैंड अभी 12th पास ही थे, एक कोर्स ही किया हुआ था, ज़्यादा कुछ डिग्री नहीं था उनके पास, एज भी बहुत कम था, हार्डली 18 ईयर्स के होंगे उस टाइम में। तो किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन ना
मम्मी ने अपने भाई को कॉल किया, यानी मामा को। एक मामा सऊदी में उनके रहते थे और वेल सेटल्ड थे वहाँ पे। तो मम्मी ने कॉल करके बोला उसको सऊदी बुला लो, अगर कुछ काम वाम मिल गया तो अच्छा हो जाएगा। तो फिर ना मामा ने, सऊदी में जो मामा रहते, उन्होंने हस्बैंड को सऊदी में बुला लिया। तो सऊदी में आ गए, बट पढ़ाई चल रही थी यहाँ पे इनकी, तो बट पढ़ाई को छोड़ना पड़ा उनको। और 4 सेमेस्टर हो चुका था उनका, 2 सेमेस्टर बचा हुआ था। 2 सेमेस्टर हो जाता तो उनका बीएससी आईटी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता, बट हो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसा था ना कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी पढ़ाई से, पैसे अर्न करने थे। तो उस टाइम में पढ़ाई छोड़कर बीच में ही हस्बैंड सऊदी आ गए। और सऊदी आने के बाद मामा से जितना हो पाया मामा ने उनकी पूरी हेल्प की, बट वहाँ पे जॉब मिलना आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत कम एज में हस्बैंड चले गए थे वहाँ पे। उसके बाद जाने के बाद कुछ टाइम में ना वो मतलब ऐसे धक्के खाते रहे, काम नहीं मिला, कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा था। बट ऐसे इंटरव्यू देते देते एक कंपनी में उनको जॉब लग गया। टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था एक, तो उनका जॉब लग गया। तो जॉब लग गया तो उन्होंने जब क्वालिफिकेशन पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया तो मैं आ गया, तो अभी मेरा 2 सेमेस्टर बाकी है, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जॉब तो मिल गया तुमको, अभी जॉब जॉब ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया। और बोला जब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा ग्रेजुएशन तो आप वो सर्टिफिकेट सबमिट कर देना कंपनी को। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो उसके बाद जॉब मिल गया। तो थोड़ी सी ना हालात अब थोड़ा बेटर हो गया, मतलब जो सैलरी इंडिया में थी उससे कंपेयर करें तो थोड़ा बेटर था, थोड़ा बेटर था, बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि छोटा मोटा सा ही जॉब मिला था, कोई हाई फाई जॉब नहीं मिला था। जैसे कि मैंने कहा, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन होती है जॉब भी आपको वैसे ही मिलता है। तो बट हाँ, इंडिया से बेटर था सैलरी ऑब्वियसली। तो अब हालात थोड़े बेटर हो गए थे। और हस्बैंड यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था सऊदी टेलीकॉम, जहाँ पे उनका जॉब लगा था। और हम लोग ना रियाद में रहते थे, सऊदी का कैपिटल है रियाद, वहाँ रहा करते थे। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल जॉब करने के बाद हस्बैंड को लगा कि यहाँ से मूव होना चाहिए, कोई बड़ी कंपनी में ट्राई करनी चाहिए। और जबकि बड़ी कंपनी में भी ना अप्लाई कर रहे थे तो सैलरी वगैरह सेम ही मिल रहा था जो प्रेजेंट कंपनी में भी वो काम कर रहे थे। बट उन्हें लगा कि नहीं, बड़ी कंपनी में मूव हुई तो अच्छा स्कोप मिलेगा, आगे जाकर कुछ कर सकता हूँ आगे जाकर। तो इसलिए ना उन्होंने वो कंपनी छोड़कर वो दूसरे कंपनी में मूव हो गए और वहाँ पे वो काम करने लगे। सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम ही सैलरी थी। तो वहाँ पे काम कर रहे थे और सब कुछ सही चल रहा था। और अभी भी ना उनके इकामे में जो इकामा होता है, जो सऊदी से उनको पता होगा, जैसे यहाँ पे एमिरेट्स आईडी होता है दुबई में, सऊदी में इकामा होता है। उनके इकामा में ना जो प्रोफेशन था वो लेबर ही था, मतलब बहुत छोटा मोटा वो सपोर्ट का काम करते थे वहाँ पे। तो लेबर ही था। और लेबर जब होता है ना तो वहाँ पे फैमिली वीज़ा नहीं मिल पाती, मतलब उसका मतलब होता है कि मतलब ये इतना सफिशिएंट नहीं कमाता है कि अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सके वहाँ पे रखना। तो फैमिली वीज़ा भी ऐसे लोगों को वहाँ पे नहीं मिलता है अगर लेबर लिखा हुआ इकामा में। तो भले वो ऑफिस में काम कर रहे थे बट वो लोग कंसिडर करते हैं लेबर, अगर सैलरी अच्छी नहीं होती है तो इस तरह से था। उसके बाद ना तो शादी, तो इसी बीच ना हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद फिर ना मैं मुंबई गई हस्बैंड के साथ। कुछ दिन मैं मुंबई में थी, 2 वीक्स ही थी। उसके बाद वहाँ से हस्बैंड ने मुझे वापस इंडिया ड्रॉप किया, मतलब मायके में, माँ के घर थे। उसके बाद वो सऊदी चले गए। उन्होंने बोला मैं 1 महीने में तुम्हें बुला लूँगा। उसके बाद ऐसे करते करते ना 3-4 महीने बीत गए। तो वो मतलब नहीं हो पा रहा था, विजिट वीज़ा निकालने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो चाह रहे थे कि थोड़ा मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, थोड़ा सा और मैं पैसे वैसे जमा कर लूँ, क्योंकि वो पहले क्या था ना, वो बैचलर थे तो बेड स्पेस लेके रहते थे। मतलब एक फ्लैट है, 4-5 फ्रेंड है, शेयरिंग में रहते थे ना, तो पता नहीं चलता था। और वही जब अलग से आप घर लेते हो, फ्लैट लेके, भले 1 BHK का हो बट फिर भी ना वो रेंट बहुत ज़्यादा लगता है अगर अकेले आप पे करते हो तो इस वजह से। और उनकी सैलरी इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को रखना वहाँ अफोर्ड कर सके। तो थोड़ा टाइम ले रहे थे वो हाथ में कि थोड़ा सा मैं प्रिपेयर हो जाऊँ, पैसे वैसे थोड़ा जमा कर लूँ, फिर वो मुझे बुलाएंगे। बट यहाँ पे 3-4 महीने होने के बाद लोगों का, मतलब आसपास जो लोग होते हैं वो फिर मेरे पेरेंट्स से पूछने लगे क्या हुआ, आपकी बेटी अभी तक ससुराल नहीं गई, हस्बैंड आया नहीं उसको लेने, ये वो। आप लोगों को पता है आसपास जो लोग होते हैं उन्हें कितनी चिंता होती है दूसरे लोगों की। तो इस तरह से चलता रहा, सुनना पड़ता था। तो फिर अम्मी ने एक दिन मुझे बोला कि उसको पूछो कब लेने आ रहा है, वो तो बोला था 1 महीने में लेकर जाएगा, तो अभी तक क्यों नहीं आए लेने के लिए। तो मुझे तो पता था सिचुएशन उनका कुछ भी छुपी हुई नहीं थी, बता रहे थे मैं पैसा जोड़ रहा हूँ थोड़ा बहुत, ताकि मैं, मतलब उस टाइम ऐसी हालात थी ना, मतलब सोचना पड़ता था एक पैसे के लिए, हर एक कदम उठाने के लिए, ऐसा सिचुएशन था उस टाइम में। बट स्टिल हस्बैंड ने ना फिर टोटल 5 मंथ्स जब बीत गए तो मेरा विजिट वीज़ा निकला और मैं विजिट वीज़ा पे सऊदी गई थी। और हस्बैंड लेने नहीं आए थे, मैं अकेले गई थी क्योंकि उनका चल रहा था काम, छुट्टी नहीं मिल रहा था। तो और फिर टिकट भी जाता ना, फिर मुझे लेने आते, लेकर जाते, उनका भी अप डाउन का टिकट लग जाता। तो इसलिए ना
मैं अकेले ही गई थी और मुझे इतना डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही थी और सच में बहुत डर लग रहा था, बट किसी तरह से मैं पहुंच गई। और फिर अच्छा टाइम बीता हमारा। और जब फर्स्ट टाइम मैं वहाँ सऊदी गई तो हस्बैंड ने पूछा तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, तो मैंने बोला था मुझे उम्रा करने जाना है फर्स्ट। तो हम उम्रा करने गए, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनी हमारी। और ऐसा मैं थी वहाँ पे कुछ 3-4 महीने के बाद फिर मैं वापस मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर वापस मैं इंडिया आ गई मायके में डिलीवरी के लिए। क्योंकि वैसे भी अगर लेट हो जाता ना थोड़ा, 8-9 महीने का वीज़ा ही मिलता है वहाँ पे, विजिट वीज़ा। फिर वहाँ पे थोड़ा लेट हो जाता, फिर डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुआ, फर्स्ट बेबी था मेरा, तो कोई चांस लेना नहीं चाहता था कोई भी। तो हस्बैंड ने बोला तुम मायके ही चली जाओ। तो वहाँ पे ही ना अलीना हो गई, मायके में ही मेरी डिलीवरी हुई। और हस्बैंड ना, मुझे वो दिन अभी तक याद है कि मतलब हस्बैंड नहीं आ पाए थे जब मेरी डिलीवरी हुई थी और हमारी फर्स्ट बच्ची थी। क्योंकि ना जब जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, वो कंपनी साल में एक बार उनको मतलब टिकट फेयर कंपनी देता था ट्रैवल करने का। अगर वो इंडिया छुट्टी जा रहा है तो वो पे जो टिकट फेयर होता था ना, वो कंपनी पे करती थी। और अगर अपनी मर्जी से आप 2 बार जा रहे हो, मतलब साल में 2 बार ट्रैवल कर रहे हो, तो एक बार तो कंपनी देगी, बट सेकंड बार अगर आप जा रहे हो तो उसका जो खर्चा है वो आपको उठानी पड़ती है मतलब। तो मैंने बोला छोड़ो, 3 महीने के बाद वैसे भी आपका जो नॉर्मल छुट्टी है वो तो मिल ही जाएगा, तो तभी आ जाओ, 3 महीने के लिए क्यों पैसा वेस्ट करना। तो उस टाइम हम इतना सोचते थे पैसों के लिए, मतलब इतना मायने रखता था एक एक पैसा हमारे लिए। तो वो सब दिन मुझे अभी भी याद है और मुझे इतना ख़राब फील हो रहा था ना। मैं मतलब हस्बैंड नहीं थे साथ में, अलीना हुई थी, मैं बहुत मिस कर रही थी हस्बैंड को उस टाइम में। तो एनीवेज वो नहीं आ पाए, वो टाइम वैसे ही कट गया। फिर 3 महीना निकल गया, 3 महीने बाद वो आए, पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आए। फिर हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में। उसके बाद छुट्टी ख़त्म हुई, वापस चले गए। और अब तो वो सोच रहे थे कि मेरा तो वो मतलब जो इकामा है उसमें तो फैमिली वीज़ा निकलेगा ही नहीं। और यहाँ पे लोग मुझे मतलब इतना ताना मारते ना, मतलब चले गए उसके बाद भी कुछ महीने हो गए ना, उसके बाद फिर लोगों की यहाँ पे शुरू हो गई। कुछ अपने रिश्तेदार भी होते हैं, आसपास भी लोग होते हैं, सब मतलब क्या हुआ, मतलब अभी तक नहीं जा रही है, हस्बैंड ने छोड़ दिया होगा, बच्ची को भी छोड़ दिया, इसे भी छोड़ दिया, मतलब जितनी मुँह उतनी बातें। मैं सुनती थी, सब सुन सुन के सह सह के सब रहती थी, मतलब क्या बोल सकती थी। बस मैं दुआ करती थी कि हमारी सिचुएशंस थोड़ी बेटर हो जाए ताकि मैं यहाँ से निकल पाऊँ। तो उसके बाद हस्बैंड ने वहाँ पे भी ट्राई कर रहे थे कि कैसे क्या करें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, लेबर अगर इकामा पे लेबर लिखा है तो आपको फैमिली वीज़ा मिल ही नहीं सकता। आपको अपना प्रोफेशन अपग्रेड करना होगा, फैमिली वीज़ा चाहिए तो अच्छा प्रोफेशन होगा तो ही आप फैमिली वीज़ा निकाल सकते हो। तो कंपनी में काम करते करते उन्हें लगा ना कि पहले मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फिर ना जब अलीना 10 मंथ्स की हो गई, फिर मैं एक बार सऊदी गई थी। तो उस टाइम में वो अपना फिर पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे, स्टार्ट कर दिया था उन्होंने प्रिपरेशन, जो 2 सेमेस्टर बचा हुआ था उनका। क्योंकि अगर लाइफ को अपग्रेड करना है तो ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन अच्छी चाहिए, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने 2 सेमेस्टर जो बचा हुआ था मेरे सामने ही उन्होंने एग्जाम दिया। जब हस्बैंड की शादी मेरे साथ हुई थी ना, तो मैं उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, एटलीस्ट मैं ग्रेजुएट थी। हस्बैंड का 2 पेपर बाकी था उस टाइम, और ना ही उनके पास अपना घर था ना ही कुछ। तो मतलब और मैं एक बिजनेस फैमिली से, मेरा जो बैकग्राउंड है ना फैमिली का, बिजनेस बैकग्राउंड है। तो वहाँ से मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग थे। तो इस रिश्ते के लिए कोई राज़ी नहीं था इनके के साथ शादी के लिए, क्योंकि एक तो काफ़ी दूर है, मैं कोलकाता से हूँ, ये कर्नाटका इतनी दूर, मतलब बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी। बट मैंने अपनी ज़िद से शादी की थी, तो इसलिए मैं लोगों का सुनती भी थी, लोग सुनाते थे तो क्या कर सकते हैं अभी। मतलब मुझे पता था मेरे हस्बैंड कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, किस सिचुएशन में है, कैसा चल रहा है। बट यहाँ पे मुझ पे प्रेशर होता था कि बोलो उसको क्या हुआ है, क्यों नहीं लेकर जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। लोग समझते नहीं थे, और कुछ लोग समझ के भी ना नहीं समझते, ताना मारने का बस एक मौका चाहिए होता है, ताना मारते थे। तो एनीवेज मुझे उस चीज़ का कोई मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज़ को दिल पे नहीं लेती थी। हाँ, बट जो 3.5 साल मैं इसी तरह से आती और जाती रहती थी, मतलब सऊदी मैं ऐसा रुक नहीं पाई, टिक कर आती जाती थी, मिलती थी, थोड़ा टाइम स्पेंड करके वापस माँ के घर आ जाती थी। तो इस तरह से चलता था। बट वो 3.5 साल का जो पीरियड था ना, मेरे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा था। और मुझे अलीना के लिए बहुत बुरा लगता था कभी कभी। अब ना अलीना 2.5 साल की हो चुकी थी, और 2.5 साल के उम्र में उसको ना मैंने डाल दिया था प्ले स्कूल, यानी जो प्री स्कूल जो होता है, प्री नर्सरी जो होता है, उसमें डाल दिया था। और वहाँ पे जब बच्चों की छुट्टी होती थी ना स्कूल से, तो सारे कुछ पेरेंट्स आते थे, कुछ किसी के पापा आते थे लेने बच्चों को। तो अलीना मुझसे पूछती थी मेरे पापा मुझे लेने क्यों नहीं आते हैं, और क्यों हमारे साथ नहीं रहते। मतलब बच्चों का आपको पता है ना कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं अपनी तरह से समझाती थी कि ऐसा ऐसा है, कोई बात नहीं, पापा जल्दी हमारे साथ होंगे, ये सब मैं बोलती थी।
तो उसके बाद 1 साल तक, फिर 1 साल वहाँ पे अलीना का जो प्ले स्कूल था वो ख़त्म हो गया। अब अलीना 3.5 साल की हो गई थी और यहाँ पे हस्बैंड ने ना अपना एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करके सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवा दिया था। तो अब इनका थोड़ा पोजीशन भी बढ़ गया था और थोड़ी सैलरी बेटर हो गई थी। और जो ये था ना, क्या बोलते हैं, प्रोफेशन जो था वो चेंज हो चुका था। अब वो नेटवर्क इंजीनियर प्रोफेशन आ गया था उनका, काफ़ी एक्सपीरियंस भी गेन हो चुका था उनको काम करते करते। तो अब उनका प्रोफेशन चेंज हो गया, तब जाकर हमारा फिर वीज़ा, फैमिली वीज़ा अप्लाई हुआ, फिर फैमिली वीज़ा आया हमारा, तब जाकर हम वहाँ मूव हुए। तो अब हम साथ में रहने लगे, हस्बैंड ने बुला लिया हम दोनों को, अलीना को, मुझको, तो सब साथ में हम रहने लगे। अच्छा टाइम कट रहा था, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। बट अब ना हम सोच रहे थे कि जो सैलरी है वो तो खा पी के अब मतलब ख़त्म हो जा रहा है, जितना था उसमें बस गुजर बसर हो रहा था, इतनी सैलरी थी हस्बैंड की। अब क्या करें आगे। अब घर भी नहीं था इंडिया में, मम्मी को भी एक ठिकाना चाहिए था रहने के लिए। तो हस्बैंड को लगा पहले घर बनाना चाहिए, और साथ साथ ना वो और भी स्टडी करके खुद को अपग्रेड करना चाह रहे थे। तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था कि पहले घर बना लेते हैं, क्योंकि घर नहीं था। तो उन्होंने ना फिर पैसा जोड़ जोड़ कर वहाँ पे मैंगलोर में घर बन गया। उसके बाद थोड़ा घर बन, और फिर मम्मी आ गई मुंबई से, मैंगलोर ही फिर रहने लगी, वो जहाँ पे अभी हमारा घर है वहीं पे रहने लगी। और उसके बाद ना फिर हस्बैंड को लगा थोड़ा पढ़ाई करके खुद को और अपग्रेड करते हैं। तो उन्होंने ना सीसीआई करने का सोचा। ये, और सीसीआई बहुत महंगी पढ़ाई है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है, और इसका ट्यूशन्स के लिए भी अच्छा खासा आपको पैसे देने पड़ते हैं, बहुत प्रिपरेशन लगता है और बहुत टफ है ये। मतलब 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो सिर्फ 10 लोग ही पास होंगे। आप समझ लो इतना टफ एग्जाम है ये। बट अगर आप निकल गए इसमें तो आपकी मतलब लाइफ बन जाती है, मतलब लाइफ चेंजिंग मतलब ये एग्जाम है। तो उसके बाद ना, और इसको रजिस्ट्रेशन फीस जो था इसका 1 लाख रुपीज़ था, और उस टाइम में हमें ना बहुत ज़्यादा लग रहा था 1 लाख रुपीज़। और ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन दे के फीस दे के बार बार एग्जाम दे सकते हो अगर फेल हुए, तो ऐसा नहीं था। आपने रजिस्ट्रेशन फीस दिया 1 लाख रुपये, अगर आप फेल हो गए फिर से आपको एग्जाम देना है तो फिर से आपको 1 लाख रुपये पे करना है, फिर आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार आपको रजिस्ट्रेशन फीस देते रहना पड़ेगा। और ये ऐसा एग्जाम था कि एक शॉट में बहुत कम ही बंदे निकलते हैं, मतलब हार्डली मतलब लोग निकलते हैं इस एग्जाम्स में, इतना टफ होता है। एनीवेज, फिर किसी तरह से ना पैसे जोड़ जोड़ कर हस्बैंड ने सीसीआई करने का सोचा, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। उनके एक फ्रेंड भी थे, वो ऑलरेडी सीसीआई कर चुके थे, थोड़ा उनको नॉलेज था, तो उनसे वो क्लासेस वगैरह लेते थे, सीखते थे। उनके घर में लैब बना हुआ था, लैब पे पूरा प्रैक्टिस होता है, तो वहाँ जाकर वो प्रैक्टिस करते थे। मतलब ऑफिस से सुबह ऑफिस जाते थे, सुबह 8 बजे वो निकलते थे घर से, ऑफिस छुट्टी होता था 6 साढ़े 6 बजे, और फिर वहाँ से निकल के जाते थे वहाँ पे अपने फ्रेंड के घर जहाँ पे लैब वगैरह था, वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद वो घर में आते आते उनका कभी 11 कभी 12 बज जाता था। तो वही मैं हस्बैंड को बोलती थी, पहले तो आप इतना दूर थे, मतलब इतना डिस्टेंस में हम लोग थे, अब यहाँ पास रह के भी आप दूर ही हो। मतलब सुबह जाते ना, कभी कभी मैं 12 बज जाता रात में, वो हमको आते आते तो मैं सो जाती, तो मेरी कभी कभी मुझे नहीं उठाते, कभी कभी मैं उठ भी जाती। तो मतलब आप समझ लो, सुबह एक बार चेहरा देखा उनका तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर उनका मैं चेहरा देखती, ऐसा था सिचुएशन। और घर में आके भी ना फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करते, मतलब बहुत कम सोते थे, मेहनत बहुत करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतनी ज़्यादा मेहनत। और ऐसा भी होता है ना, बहुत लोगों के पास पैसा होता है बट पता नहीं होता लाइफ में करना क्या है। हमारे पास क्या है, हमें पता है लाइफ में करना क्या है, बट हमारे पास पैसे नहीं है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो किसी तरह से ना पैसे हमने इकट्ठे किए, 1 लाख रुपए इकट्ठे जब हो गए तो फिर हस्बैंड बहुत डर रहे थे कि पैसे चले जाएंगे अगर मैं फेल हो गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, पास भी तो हो सकता है ना। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, तो सीसीआई करने का सोचा। तो अगर आप यहाँ से ना, और सिस्को ना एक यूएस बेस्ड कंपनी है, अगर यहाँ से आप सर्टिफिकेशन वगैरह कर लेते हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इनफैक्ट आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो। कोई दूसरा बंदा अगर उसने सीसीआई नहीं किया हुआ है और आपने किया हुआ है और 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं दोनों, तो आपको जॉब मिलेगा, ये तो गारंटी है। तो इस तरह से हस्बैंड ने सोचा इस पर सर्टिफिकेशन करते हैं, मार्केट में डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। और इसका ना 3 लेवल एग्जाम्स का, मतलब एक है मतलब एसोसिएट, दूसरा है प्रोफेशनल और तीसरा है एक्सपर्ट। तो CCNA, CCNP और CCI, जो एक्सपर्ट है वो CCI है। तो हस्बैंड ने CCI किया है। तो पहले हस्बैंड ने ना वॉइस कोलैबोरेशन में किया, उसी के ऊपर वो काम भी कर रहे थे कंपनी में, तो उन्हें लगा ना इसके ऊपर ही कर लूँगा तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का, मार्केट में डिमांड भी था उस टाइम में। तो और अलग अलग ना 5 डिपार्टमेंट होता है जिसके ऊपर स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो, लाइक बहुत राउटिंग स्विचिंग है, डेटा सेंटर है और साइबर सिक्योरिटी है। इस तरह से पहले 5 हुआ करता था डिपार्टमेंट, अभी मुझे नहीं पता। तो इस तरह से है। और ये पूरा वर्ल्ड वाइड में ना सिर्फ 8 जगह पे एग्जाम होता है पूरे वर्ल्ड में। यूएस में 2 जगह होता है, ऑस्ट्रेलिया में 1 जगह होता है, हांगकॉन्ग में 1 जगह, जापान में 1 जगह, अब इंडिया में एक ही जगह है, बैंगलोर में और दुबई में।
तो जब हस्बैंड को एग्ज़ाम देना था, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, फुल डेडिकेशन के साथ, एक अच्छी से मेहनत करके कर लिया उन्होंने। तो बोले अब मैं रेडी हूँ, मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। तो जब बुक कर रहे थे ना एग्ज़ाम्स के लिए, तो बैंगलोर में वो ट्राई कर रहे थे, सऊदी से बैंगलोर या फिर दुबई हमें पास पड़ता। तो बैंगलोर में सीट नहीं मिला उनको, तो वो दुबई में उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। तो दुबई में जब एग्ज़ाम हो गया ना, तो फर्स्ट एग्ज़ाम उनका मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया और वो फेल हो गए। तो मैं इतना अफसोस हुआ ना कि मतलब फेल होने का अफसोस नहीं लग रहा था, पैसे जाने के अफसोस लग रहे थे, मतलब कि इतना पैसा चला गया 1 लाख रुपए, और दोबारा फिर से एग्ज़ाम देने की हिम्मत करने के लिए फिर से 1 लाख रुपए देने हैं। तो इस तरह से फिर हम सोच रहे थे। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा टाइम की कमी हो गई थी, अगर टाइम थोड़ा और मिल जाता ना मुझे तो मैं कर लेता, मुझे लगता है मैं सेकंड टाइम में करूँगा तो निकल जाऊँगा। तो मैंने बोला हाँ, ऑलरेडी आपने इतनी मेहनत की है, इतना प्रिपरेशन किया है, फिर से एक चांस देना ही चाहिए। तो फिर से हस्बैंड ने प्रिपरेशन फिर से अच्छे से स्टार्ट की और फिर से ना वो एग्ज़ाम दिए। और इस बार वो दुबई में सीट नहीं मिला तो बैंगलोर जाकर एग्ज़ाम दिए थे, तो वहाँ पे फिर उनका क्लियर हो गया था। और अगर आप चाहो ना, जैसे आप किसी भी कंट्री में हो, अगर आप चाहो जैसे यूएस या ऑस्ट्रेलिया जाकर एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो वहाँ से सिस्को आपको वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करवाता है, बट उसके लिए टिकट फिर ज़्यादा लग जाता। और हमारे लिए सऊदी से इंडिया और दुबई 2 जगह क्लोज पड़ रहा था एग्जामिनेशन जो सेंटर था, और बाकी जो होता है ना वो काफ़ी दूर दूर था। तो इसलिए लेकिन मिलता है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके भी एग्जाम्स दे सकते हो दूसरे कंट्रीज़ में, चाहे यूएस हुआ, जापान हुआ या फिर हांगकांग है, इस तरह से था। तो जब ना वॉइस कोलैबोरेशन उनका क्लियर हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में वो पास हो गए, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब बता नहीं सकते, इतने खुश थे हम लोग ऑब्वियसली। फिर वो जाकर ना मतलब जिस कंपनी में वो जॉब कर रहे थे, तो उस कंपनी को एक बार हस्बैंड ने बोला था सैलरी बढ़ाने के लिए, तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि जितना क्वालिफिकेशन तुम्हारा है उसके हिसाब से सैलरी इतनी ही मिलेगी, काम करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो, ऐसा क्लियरली बोल दिया। तो एक्चुअली वहाँ से हस्बैंड को मोटिवेशन मिला कि मतलब कोई वर्थ नहीं है, जो मैं काम करके मैं यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मेरा है और मैं जो काम कर रहा हूँ, कोई वर्थ नहीं है, सैलरी कभी बढ़ेगी नहीं, जिंदगी भर में ऐसे ही रह जाऊंगा अगर मैंने खुद को अपग्रेड नहीं किया। तो एक नेगेटिविटी में भी ना मोटिवेशन मिल जाता है। कोई इंसान आपको नेगेटिव इस तरह से बातें करे ना, तो उसमें से आप पॉजिटिव चीज़ें निकाल लेते हो, एक आपका क्या बोलते हैं, एक जुनून बन जाता है कि मतलब मुझे अब करना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो ऐसा ही कुछ हो गया था। उसके बाद ना हस्बैंड ने दूसरे कंपनी में अप्लाई कर दिया जब उनका क्लियर हो गया सीसीआई वॉइस कोलैबोरेशन में, तो वहाँ से उनको ऑफर लेटर आ गया, अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। तो प्रेजेंट कंपनी को बताना पड़ता है ना छोड़ने से पहले, 1 महीने पहले, या किसी किसी कंपनी का 2 महीने 3 महीने पहले भी बोलना पड़ता है। तो इन्होंने जाकर बताया अपने मैनेजर को कि मेरा ऑफर आ गया है वहाँ से किसी कंपनी से। तो उन्होंने बोला क्या ऑफर मिल रहा है तुमको बताओ। तो उन्होंने बताया उनको ऑफर लेटर दिखाया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सेम सैलरी हम यहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई साल से वहाँ पे वो काम कर रहे थे इस कंपनी में, तो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, स्किल्ड थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो जाए। तो वहाँ पे ही उन्होंने सेम सैलरी जो बाहर से मिल रहा था, सेम सैलरी इनको दे के वहाँ पे रख लिया गया। तो इस तरह से फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे सेम कंपनी में। और फिर उनको ना अब ऐसा हो गया था कि बस एक तो निकल गया, अब पोजीशन भी अच्छी हो गई, सैलरी भी अच्छी हो गई, अब दूसरा मैं भी कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि 5 डिपार्टमेंट, मैंने बोला आपको ना 5 डिपार्टमेंट होता है सीसीआई में। जितना ज़्यादा आप करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा पोजीशन अपग्रेड होगा, उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। तो उसके बाद ना हस्बैंड ने बोला चलो मैं राउटिंग एंड स्विचिंग भी कर लेता हूँ, उसके रिलेटेड भी काम कर रहे थे उस टाइम में, और मार्केट में उसका भी काफ़ी डिमांड है। तो हस्बैंड ने राउटिंग एंड स्विचिंग कर लिया, और राउटिंग एंड स्विचिंग ना मतलब एक शॉट में वो पास हो गए। उन्होंने एग्जाम दिया फीस भर के सब, और उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन करके गए, तो एक शॉट में उनका निकल गया। हम लोग इतने खुश हुए कि चलो इस बार एक शॉट में निकल गया। उसके बाद फिर से ना, और फिर हमें ना ऑफर आया दुबई आने का भी ऑफर में अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब बोला गया अगर आप जाना चाहते हो दुबई में भी मूव हो सके, वहाँ से काम कर सकते हो। तो हम सोच रहे थे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि अब हमारा वहाँ पे अच्छा टाइम कट रहा था, फ्रेंड सर्कल भी बन गया था, मतलब अलीना का स्कूल वगैरह भी चल रहा था, मतलब लाइफ अच्छा सेट हो गया था वहाँ पे। तो थोड़ा मूव होने में हमें ना हेजिटेशन हो रहा था, मतलब जाऊँ कि ना जाऊँ। और तभी ना सऊदी में एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई थी, डिपेंडेंट फीस बोलकर, मतलब जितने लोग फैमिली में रहते हैं 500 रियाल्स करके आपको एक पर्सन का पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता। मतलब मान लो अगर 4 मेंबर घर में है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, तो 4 लोग हो गए ना, तो 2000 डिपेंडेंट फीस आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 2000 रियाल। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब पहले ये सब नहीं था।
तो इस वजह से ना हमें लगा कि नहीं, एक राइट टाइम है यहाँ से मूव होने का। यहाँ रहे तो 2000 ऐसे ही डिपेंडेंट फीस के नाम पे हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो अच्छा है कि दुबई मूव हो जाए। तो राइट टाइम में अपॉर्चुनिटी हमें आया था, मतलब अब इसे लक बोलो या अल्लाह का रहमो करम कुछ भी, तो ऐसे टाइम में ये अपॉर्चुनिटी आया कि हमें ज़्यादा यहाँ वहाँ पैसा हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस टाइम ऐसे हालात हो गए थे ना सऊदी में, बहुत सारे लोग जो एक्सपायर्ड्स थे वो मूव हो रहे थे, मतलब चले जा रहे थे कंट्री छोड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। अगर 2000 रियाल 4 मेंबर फैमिली में है, और ज़्यादा है तो 3000, अगर 6 मेंबर है तो 3000, और ज़्यादा है तो और ज़्यादा। तो हर किसी का तो 4 मेंबर वाला 2 बच्चे वाला फैमिली नहीं होता, ज़्यादा बच्चे भी होते हैं इस तरह से। तो बहुत लोग जो इंडिया से थे फैमिली को इंडिया भेज रहे थे, और पाकिस्तान से जो थे वो भी अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेज रहे थे, क्योंकि हमारा जो था ना वो सर्कल मिक्स्ड कल्चर के सब लोग थे साथ में, इंडियन पाकिस्तानी। तो हस्बैंड को बताते थे कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है, तो बहुत लोगों ने अपनी फैमिली को भेज दिया था ताकि वो पैसा बच जाए डिपेंडेंट फीस के नाम पे जो वहाँ पे गवर्नमेंट ले रहे थे। तो इस तरह से थे हालात। तो फिर हम मूव हो गए दुबई, और दुबई आने के बाद उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हमने एक छोटा मोटा घर लिया था स्टूडियो, क्योंकि यहाँ पे जो रेंट था ना दुबई में हमें काफ़ी एक्सपेंसिव लगा अगर सऊदी से आप कंपेयर करो तो हम स्टूडियो में थे। स्टूडियो क्या होता है ना, एक बेडरूम होता है, लिविंग रूम नहीं होता है उसमें, मतलब एक बड़ा सा आपको स्पेस दे दिया जाएगा, एक किचन एक बाथरूम। अब उसको आपको उस स्पेस को आप लिविंग रूम बनाओ, बेडरूम बनाओ, जो बनाना है बनाओ। तो हमारी एक ही बच्ची थी, तो इतना हमारा बड़ा एरिया का जरूरत नहीं था, तो उसमें ही हमारा गुजारा हो जाता था। पहले ऑफिस जाते थे, ऑफिस जाकर जॉब करते थे। कोविड के बाद से उनका वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, घर से काम करना, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, प्रॉपर जॉब था, सुबह जाके शाम को आना, इस तरह से था। तो इस तरह से चल रहा था। और हम ना सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे थे कि मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, और सेकंड मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली ना, तो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसके बाद हमारा मेरा मिसकैरेज हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतने टाइम के बाद तो मैंने कंसीव किया, और एक होप था दूसरे बेबी के लिए, वो भी चला गया। तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगी। और तभी हस्बैंड ने मुझे बोला ऐसा डिप्रेस मत रहा करो, तुम कुछ माइंड को डाइवर्ट करो। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था, ये यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो ना, मतलब उन्होंने ही मुझे बना कर दिया। उन्होंने बोला तुम तो अच्छा रेसिपीज़ बनाती हो, तो यूट्यूब में शेयर किया करो, तो अगर चैनल मोनेटाइज हो गया, थोड़ा अर्न भी कर लोगी, तुम्हें यहाँ पे काम कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, माइंड भी डाइवर्टेड रहेगा तुम्हारा। तो मुझे लगा ठीक है, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसे ही बैठी थी घर में, और तो फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। और शुरू में ना मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना शूटिंग पता है, ना एडिटिंग पता है, किस तरह से कैमरा फेस करना है, कैसे बातें करनी है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था। और यूट्यूब का कोई भी मुझे आइडिया नहीं था, बिल्कुल नॉलेज मेरा ज़ीरो था यूट्यूब के मामले में। तो हस्बैंड ने बोला यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख देख के सीखो, कैसे लोग शूटिंग करते हैं, कैसे क्या। तो मैं खुद को थोड़ा थोड़ा सीख रही थी, देख रही थी। तो इस तरह से चल रहा था। और पुरानी वीडियोस आप मेरे देखोगे ना, तो मैं रेसिपीज़ डाला करती थी पहले, एकदम स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप देखोगे तो रेसिपीज़ में इतना व्यूज़ नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे ना मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। उसके बाद व्लॉगिंग में थोड़ा बहुत व्यूज़ आने लगा। तो इस तरह से फिर मेरा यूट्यूब जर्नी, और बहुत जल्दी मैंने सक्सेस हासिल की यूट्यूब में। मैंने मतलब देखा है लोगों को सालों साल लग जाते हैं, बट मुझे टाइम नहीं लगा, अल्लाह का रहमो करम था। और सही कहते हैं लोग, जब जिस टाइम पे जिसको जो मिलना होता है ना, मिल ही जाता है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी एक यूट्यूबर बनूंगी। मेरा दूर दूर तक मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि मैं ऐसा यूट्यूब पे काम करूंगी। तो एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मेरा माइंड डाइवर्टेड हो गया जो मैं सोच रही थी। तो बस हमारी बच्ची थी, मैं बच्चे को देखती थी, हस्बैंड ऑफिस जाते थे, घर संभालना, और फिर यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रही थी। उसके बाद ना फिर मैं ऐसा करते करते उसके बाद मैं एक दिन पता चला कि मैंने फिर से कंसीव किया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मीशू हमारी लाइफ में आ गई। अब हमारी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मतलब जितना भी स्ट्रगल, जितना भी हमने संघर्ष किया था, सब अब मतलब अब वो सब याद भी नहीं आता था ना। फिर हस्बैंड ने सोचा कि अगर हम मतलब मिडिल ईस्ट में कहीं भी रहे, चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, यहाँ पे सिटीजनशिप का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, मतलब तो बच्चों का फ्यूचर का भी सोच रहे थे। तो हस्बैंड ने सोचा चलो कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हो गया तो चले जाएंगे। बट मेरा था कि नहीं, अब सऊदी से दुबई मूव हुए तो दुबई में अब अच्छा खासा सेट हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरा चैनल भी सही चल रहा है, उनका जॉब वगैरह भी, सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई थी, पोजीशन अच्छा हो गया था, सब कुछ मतलब परफेक्ट था। तो क्यों ऐसा, मतलब सब कुछ सेट है यहाँ पे, तो क्यों जाना। मेरा अंदर से ना मन नहीं मान रहा था। तो मैंने बोला हस्बैंड को नहीं जाना है हमें। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अप्लाई करते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि अप्लाई करेंगे तो हो ही जाएगा ऐसा। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना अप्लाई करते हैं कनाडा पीआर के लिए, और बहुत जगह ट्राई करते हैं, बट इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है लोगों को। तो हस्बैंड ने ना यूके के लिए अप्लाई कर दिया था और कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया था।
तो और इसके बाद की स्टोरी सारी पता है आप लोगों को, कैसे कैसे क्या हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस ब्लॉग्स जाकर आप देख सकते हो, अगर चैनल पे आप नए हो तो। किस तरह से हम दुबई से यूके मूव हुए, फिर यूके से कनाडा गए। तो चलिए मैं बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। एक्चुअली दोनों जगह का वीज़ा अप्लाई किया तो यूके का पहले आ गया था, कनाडा से पहले हमारा यूके का वीज़ा आ गया था। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है चलो, अब जो अपॉर्चुनिटी मिला है उसे ग्रैब करते हैं। और कनाडा का पीआर का भरोसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा, मतलब 50-50 चांस है। अप्लाई तो कर दिया है, तो जो हाथ में उसे हम पकड़ते हैं। तो हम वहाँ से दुबई से फिर हम यूके मूव हो गए। तो यूके में हम वहाँ पे रहने लगे, फिर 1 साल के लगभग हम रहे। और तब तक कनाडा का कोई पीआर वगैरह नहीं आ रहा था। और जबकि ना मतलब हमारा जो फाइल है एक्सेलेंट फाइल था, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होता है ना पीआर के लिए उससे बेटर हमारा फाइल था। उसके बावजूद 1 साल लग गया हमें। और लोग पूछते हैं क्या क्या प्रोसेस था। देखिए प्रोसेस बहुत सारा होता है पीआर के लिए। एक तो आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है जिसे आईएलटीएस कहते हैं। उसके बाद फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगता है। अगर स्पाउस है, उन्होंने अगर मास्टर्स वगैरह किया हुआ है तो वो पॉइंट्स भी ऐड होता है। प्लस आपका एक्सपीरियंस और स्किल सब कुछ देखते हैं वो लोग। बहुत छानबीन होती है, इतना आसानी से नहीं देते वो लोग। मतलब ना जाने कितने लोग अप्लाई करते होंगे, बट कहाँ सबका हो पाता है। तो तो 1 साल के बाद ना बहुत मुश्किल से एक बार हमने देखा कि हस्बैंड चेक कर रहे थे तो आ गया था। तो हस्बैंड इतने खुश हो गए कि हमारा कनाडा का पीआर आ गया है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, अब परमानेंट रेसिडेंसी हमें मिल गई है। वहाँ पे कनाडा जाकर वहाँ पे हम सेटल हो जाएंगे। बट उसके बाद ना हम वहाँ गए, ऑलमोस्ट 1 ईयर हम थे, बट हमारा कुछ जमा नहीं, सिचुएशन ऐसा हो गया कि कुछ हो नहीं पाया। और हस्बैंड को जॉब के लिए दुबई बार बार आना जाना पड़ता था, तो टिकट फेयर वगैरह जाता था। और होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी और थोड़े बहुत आइडियाज़ मिले होंगे कि किस तरह से आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो अगर आप आईटी फील्ड में हो। और आईटी फील्ड ऐसा है ना कि मतलब आपको हमेशा आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज है वो टेक्नोलॉजी 4 साल 5 साल के बाद नहीं रहेगी। वो अपग्रेड हो चुका होगा, कुछ नया आ चुका होगा। तो वक्त के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको ना पढ़ाई भी करती रहनी पड़ती है। तो आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे नॉन स्टॉप आप सीखते रहते हो, आपकी पढ़ाई चलती रहती है। अभी भी हस्बैंड बोल रहे थे 2 CCI हो गया, मैं तीसरा भी करना चाहता हूँ। बट अभी मिशू इतनी नॉटी है ना, बिल्कुल भी मतलब फोकस करके इंसान को पढ़ना होता है, नहीं हो पाता है घर में। तो इसलिए हस्बैंड कर नहीं पा रहे, वरना अब तक तो शायद तीसरा CCI भी उन्होंने कर लिया होता। तो एनीवेज ये थी हमारी स्टोरी, ये थी हमारी जर्नी। बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था लाइफ। हस्बैंड का तो जब अपनी स्टोरी बताते थे तो मुझे ना इतना रोना आता था, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी उनकी बातें सुन सुनकर। मैं तो बस ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें, डीप डाउन जाऊँ तो बहुत कुछ है कहने के लिए। और तो बस यही है। तो होप आप लोग को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो फिर ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।